हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मेरा बच्चा, हम लोग आज देखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, उसके ऊपर आए हुए सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। बट आज की क्लास में उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वेक्टर्स कैसे हैं, और तमाम एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स है, एक्सरसाइज हो, इंटेक्स हो, ये सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बच्चा, टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देख मेरा बच्चा, हमने लास्ट वाली वीडियो में चार्ज के बारे में पढ़ा था। सपोज करते हैं मेरे बच्चे कि मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2। हो सकता है दोनों प्लस प्लस हो सकता है एक प्लस हो और ये माइनस हो, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R। याद रहे कि अगर ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक पॉइंट चार्ज बॉडी है, तो हम उसके जो डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं वो फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर करते हैं। ये R डिस्टेंस है। अब अगर ये दोनों के दोनों चार्जेस प्लस है, यानी ये प्लस का Q1 है और ये प्लस का Q2 है, तो नो डाउट अबाउट दैट कि यार दोनों का साइन बिल्कुल सेम है। अब दोनों का साइन सेम है तो दोनों के दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, वो ऐसे करके दूर भागेंगे। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे से रिपेल कर रहे होंगे। अब हमें इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनना। कूलॉम्स के अकॉर्डिंग क्या होता था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। यानी मेरा बेटा F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन को हटाओ, K आएगा, दैट विल बी अ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K जो है यहां पर दैट इज अ कूलॉम्स कांस्टेंट। यहां पर ये कूलॉम्स कांस्टेंट है मेरे बच्चे, दैट विल बी अ कूलॉम्स कांस्टेंट। ये मेरे कूलॉम्स कांस्टेंट है, और इस कूलॉम कांस्टेंट को यानी इस K को हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहां पे कूलॉम्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो मेरा बच्चा जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो जो आप देख रहे हैं ये एक स्केलर फॉर्मेट है, ये कूलॉम्स का फॉर्मूला है, यानी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। सर यहां पर हमें ना एक नया वर्ड सुनाई दे रहा है जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। अब सर ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, क्या बताने की कोशिश करता है ये एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट मेरे बच्चे हमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस समझ नहीं आया सर, ये क्या है? ये बिल्कुल नया वर्ड है। मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास दो चार्जेस है मेरे बच्चे, अगर वो दोनों चार्जेस वैक्यूम के अंदर रखे तो उनका बिहेवियर, उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अलग होगा, और अगर यही दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो उन दोनों का बिहेवियर अलग होगा। तो मैंने ये देखा मेरे बच्चे कि किस मीडियम में वो चार्जेस रखे हुए हैं उस पर बिहेव करता है। अच्छा, आप लोगों ने याद दिला तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की वैल्यू को समझाता है कि कौन सा मीडियम रेयरर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर मीडियम होगा। सेम एज इट इज मेरा बच्चा, यहां पर एप्सिलॉन नॉट भी यही बताता है कि भाई हमने जो चार्ज है उन दोनों चार्जेस के सेटअप को यानी सिस्टम को कहां पे रखा हुआ है। क्या हमने वाटर में रखा हुआ है, क्या हम वैक्यूम में रख रहे हैं? पर एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि हम लोगों ने इसे वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है। तो अब यहां पे वैक्यूम के अंदर का फोर्स है, बट इन मीडियम अगर हमने दोनों चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रखा होता तो क्या होता?
किसी मीडियम में रखने के बाद इसका फॉर्मूला बन जाता एफ एम, यहां एफ नॉट कर सकते हो, फोर्स इन अ वैक्यूम, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सल, एप्सल यहां पे एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूं, ये होगा एप्सल, दैट विल बी अ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहां पर मेरे बच्चे फोर्स इन अ मीडियम का फॉर्मूला आ गया। सर ये एप्सिल कैसे होगा, ये एप्सिल नॉट कैसे होगा, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट, ध्यान देना कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे ये चीजें होंगी। अभी पहले यहां तक समझ में आया? ओके, अब मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताता है, ध्यान से सुनना। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के या रिलेटिव परमिटिविटी is the ratio of permittivity of the medium की permittivity upon में permittivity of free space, permittivity of medium to the permittivity of free space। याद रखना ये permittivity, यार ये एक मीडियम की वैल्यू है, ये मीडियम की वैल्यू को इंडिकेट करता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एप्सल आर इक्वल टू एप्सल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट विल बी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, K इक्वल टू एप्सिल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एप्सिल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी K एप्सिलॉन नॉट। तो अब मेरे बच्चे एक बात आ, यहां पर अगर मैं ये एप्सिल की वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या पंगा है यार, एप्सिल की वैल्यू को पुट करूंगा वी विल गेट दैट आंसर। तो यहां चल चेक करते हैं, ये वेक्टर फॉर्मेट आ गया है, यहां पे वेक्टर फॉर्मेट आ गया है। तो एक काम करते हैं, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस बचा है, ये देखो एफ एम इज इक्वल टू, इसके बाद की लाइन है ये, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। के एप्सिल की जगह पे के एप्सिलॉन नॉट रख सकता हूं, के एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब यहां पर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, डन। अब हमने क्या देखा, ध्यान से सुनना, अब हमने देखा इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे स्पेस देखता हूं, यहां होगा, मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 2, एक को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, यानी एफ नॉट को मैंने एफ एम से डिवाइड कर दिया, यानी फोर्स इन मीडियम टू द सॉरी फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या देखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिल इंटू में के, सॉरी एप्सिल नॉट इंटू में के, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे आपने क्या गौर किया मेरे बच्चे, यार ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। अभी के क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमने क्या गौर किया, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के ऊपर चला गया। के हमारा क्या है, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मेरे बच्चे, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अब अगर मुझे एफ ऑफ एम चाहिए यानी फोर्स इन मीडियम चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, एफ नॉट अपॉन में के, यहां पर हमारा एफ नॉट अपॉन में के आएगा, एफ एम की वैल्यू एफ नॉट अपॉन में के आ गई। यानी अब आप सिंपल से टर्म्स में सोचिएगा कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हो तो कितना आसान है हमारे लिए कि हमारे पास 2 चार्जेस है, क्या है मेरे बेटे, हमारे पास 2 चार्जेस गिवन है और दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो मान लेते हैं 0.2
0.2 न्यूटन गिवन है। कब? जब ये वैक्यूम में रखा हुआ है तो उन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन है। अब मैं इस सेटअप को उठाता हूं और इस सेटअप को उठाकर मैं वाटर में डाल देता हूं। अब जब मैं वाटर में डालूंगा इस सेटअप को, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों को 81 गिवन है। तो हमें बताना है कि अब फोर्स कितना रह जाएगा। अगर हम मीडियम में फोर्स मतलब सेटअप को हम लोग मीडियम में डाल दें तो उसमें फोर्स कितना रह जाएगा। मेरा बेटू देख क्या होगा, एफ ऑफ एम जो होता है वो एफ नॉट अपॉन में के होता है। यानी हमने देखा ये 0.2 है डिवाइडेड बाय 81 है। कुल मिलाकर मैंने ये देखा कि जो फोर्स है, फोर्स इन मीडियम डिक्रीजेज k times to the force in vacuum। यानी ये क्या होता है मेरे बच्चा, ये k टाइम्स फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। k टाइम्स फोर्स हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है किससे, k टाइम्स फोर्स हमारी इनिशियल वैल्यू से, यानी वैक्यूम में जो फोर्स है, यानी वैक्यूम वाला फोर्स ज्यादा होता है। आप देखो ना वैक्यूम वाला फोर्स यानी एफ नॉट जो होगा वो k टाइम्स ऑफ एफ एम है। अगर हम कहते हैं कि एफ एम की वैल्यू 2 है तो हमारी एफ नॉट की वैल्यू 2 इंटू के है, यानी ट्वाइस हो जाएगी, मतलब k टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर k टाइम्स बढ़ जाती है मतलब इनिशियल, तो यानी हमारा वैक्यूम में जो फोर्स आता है वो हमारा ज्यादा फोर्स आता है। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया, ये कहानी क्लियर हो गई होगी मेरे बच्चे, होप सो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो हमारे पास जो भी हमने फोर्स फाइंड आउट किया था वो फोर्स मेरे बच्चे हमने स्केलर फॉर्मेट में निकाला। अब हम फोर्स को वेक्टर फॉर्मेट में निकालेंगे कि फोर्स अगर वेक्टर फॉर्मेट में निकालना होता तो कैसे करते, यानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। तो मेरा बच्चा देख, जहां पे वेक्टर की बात आई मतलब वहां डायरेक्शन की बात आई। मेरे पास एक Q1 एक फोर्स है और ये Q2 एक फोर्स है और इन दोनों के बीच की दूरी है R। अब दोनों के दोनों अगर प्लस प्लस है तो ऑब्वियसली फोर्स जो होगा रिपल्सिव इन नेचर होगा, दूर दूर भाग रहा होगा। तो दो के दोनों जब दूर दूर भाग रहे होंगे तो क्या मैं यहां पर फोर्स ऐसे लिख सकता हूं, यस। इसका फोर्स ऐसे लिख सकता हूं, यस। तो मैं यहां बोलूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी मैं बोल रहा हूं फोर्स लगा 1 के ऊपर, किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब यहां पे देख फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी फोर्स लग रहा है 2 के ऊपर 1 की वजह से। अब यहां पर कहानी देख ली कि फोर्स की डायरेक्शन देख ली हमने, फोर्स ऐसे लग रहा है, रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव होता तो दोनों के दोनों सामने आ रहे होते। तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अगर हम कूलम्ब्स लॉ की वजह से बात करें अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो हमें अभी पता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, किसकी वजह से, ये है स्केलर फॉर्मेट। मेरा बेटू को बता दूं कि ये है हमारा स्केलर फॉर्मेट, ये स्केलर है। अब मुझे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है कि वेक्टर फॉर्मेट कैसे है, तो ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा नाउ फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। तो यहां पे देखोगे F वेक्टर 1 2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे यहां पे इसको डायरेक्शन देनी है। अब फोर्स को जब डायरेक्शन देनी है तो कैसे डायरेक्शन दूंगा, ये सोचने वाली बात है कि फोर्स को डायरेक्शन कैसे दे। तो आप सबको पता है यार, हमने एक यूनिट वेक्टर टर्म पढ़ा था क्लास 11th में। तो यहां पर क्या होता है कि अगर यूनिट वेक्टर की बात करूं यानी ए कैप चाहिए तो हम क्या करते थे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए करते थे। यानी हमारे पास मेरा बच्चा ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप हो जाएगा।
तो यानी अगर हम कभी भी किसी भी मॉडुलस के अंदर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दे तो वो वहां पर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी दे देता है। तो मेरा बच्चा यहां पे देख फोर्स ऑन 1 निकाल रहा हूं, ड्यू टू 2 निकाल रहा हूं, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मुझे ये स्केलर फॉर्मेट में दिख रहा है। तो वेक्टर बनाने के लिए मैंने आर कैप लगा दिया। आर कैप लगाने के बाद मैंने क्या करा कि फोर्स की डायरेक्शन बतानी थी। देख लो मेरा बच्चा, ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अब हम लिख तो नहीं सकते कि सर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, हमें तो यहां पे लिखना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। तो आप बोल सकते हो अवे फ्रॉम Q1 या 2 से लेकर 1 तक, यानी फोर्स की डायरेक्शन जो है 2 से लेकर 1 की तरफ है। देखो ना, फोर्स इधर की तरफ आ रहा है 2 से लेकर 1 की तरफ। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के Q1, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या फायदा, मैं सीधा एक काम करता हूं, यहां देखो, यहां पे मैंने 2 से लेकर 1 तक लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, सिंपल। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां देखो, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। बॉडी 2 पे कितना फोर्स लगेगा, बॉडी 1 की वजह से। तो यहां पे देखोगे एफ वेक्टर 2 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो 2 से लेकर 1 तक की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, यानी हम लिख सकते हैं आर कैप 1 से 2, 1 से 2 की तरफ है। अब यार बच्चा देख ध्यान से, मैंने कहा बट आपको यह पता है कि आर कैप 1 2 अपोजिट होगा माइनस ऑफ आर कैप 2 1। आर कैप 1 2 अपोजिट होगा माइनस ऑफ आर कैप 2 1, यानी 1 से लेकर 2 या 2 से लेकर 1। एक बंदे ने बोला मैं 1 से 2 गया, एक बंदे ने बोला मैं 2 से 1 आया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। एक बंदा इधर जा रहा है, एक बंदा इधर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी वैल्यू तो सेम है, पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो अब यहां पर क्या देखेगा मेरे बच्चा, फ्रॉम टू या फ्रॉम टू, क्या ये, चल इसे 2 मान ले, फ्रॉम टू। देखो एफ वेक्टर 2 1 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप 1 2 की जगह पर मैं माइनस ऑफ आर कैप 2 1 लिख सकता हूं, माइनस ऑफ आर कैप 2 1। अब यार देख, फोर्स 2 1 माइनस आगे आ जाएगा के Q1 Q2 आर स्क्वायर आर कैप 2 1। अब इसे थर्ड मान ले। अब गौर कर मेरा बच्चा, गौर कर, देख यहां पर तेरी फर्स्ट इक्वेशन के Q1 Q2 आर स्क्वायर आर कैप 2 1, के Q1 Q2 आर स्क्वायर आर कैप 2 1, यानी ये तो बिल्कुल सेम है, बस साइन का फर्क है। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 एंड थर्ड एफ वेक्टर 1 2 या एफ वेक्टर 2 1, देखो ना, इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, माइनस भी लगा दूंगा। यार इसकी जगह पे तो मैं लिख सकता हूं एफ वेक्टर 1 2, देखो ना, इसकी जगह पूरा सेम आ सकता है। तो मैंने क्या करा, एफ वेक्टर 1 2, तो मैंने ये देखा दिस इज अ न्यूटन, मतलब कूलाम, सॉरी, दिस इज अ कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्मेट, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ था। हमने ये देखा कि जितना फोर्स बॉडी 1 पे लगाएगा उतना ही फोर्स बॉडी 2 1 पे भी लगाएगा, यानी ये तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ प्रूफ हो गया यार कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना बॉडी 1 पे लगाएगा उतना ही बॉडी 2 पे भी फोर्स लगाएगा। तो होप सो मेरे बच्चा यहां तक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी, ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलो यार अब न्यूमेरिकल सेशन पे चलते हैं हम लोग और न्यूमेरिकल देखते हैं। पेज नंबर 42 यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये 1.1, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.1। तो चलिए देखते हैं।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 2 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम और 3 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम. यानी दो चार्जेस गिवन है मेरे पास. कौन कौन से मेरे बच्चे? एक चार्ज जो है Q1 है, उसकी वैल्यू गिवन है 2 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू गिवन है 3 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और ये Q2 है. और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर है. अब क्या देखा? फोर्स ही तो फाइंड आउट करना है. सिंपल, फोर्स फाइंड आउट करते हैं, वो भी इन अपार्ट इन एयर, यानी हम वैक्यूम की बात करें, यानी F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. K की वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू होती है 2 into 10 की पावर माइनस 7, 3 into 10 की पावर माइनस 7, अपॉन में R की वैल्यू कितनी होती है? 30, मीटर में चाहिए होता है, यानी 30 into 30 10 की पावर माइनस 4. स्मार्ट सर, क्या कर दिया? अरे यार 30 into 10 की पावर माइनस 2 ना, इसका स्क्वायर करेगा मेरा बच्चा, तो यही तो आएगा 30 into 30 into 10 की पावर माइनस 4. अब सुनो मेरे बच्चे, मैं ना देखो कैलकुलेशन के लिए, वैसे तो मेरे को पता है क्या कैलकुलेशन आएगा, पर सब देखिए ध्यान से, इन दोनों को और इन दोनों को, सारे नंबर्स को एक साथ रख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. यानी 9 को, 2 को और 3 को एक साथ रख लिया. बच्चों की तरह बता रहा हूं ताकि आजकल बच्चों को बहुत कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है. अब जितनी भी 10 की पावर से ना, उनको इकट्ठा कर ले. 10 की पावर 9 माइनस 7 यानी माइनस का 14 अपॉन में अब देखो ना 3 into 3. भाई मैंने एक जीरो यहां से चुराया, एक जीरो यहां से चुराया, यार एक जीरो यहां चुराया, एक जीरो यहां चुराया, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा ना. हाँ नहीं बोल रहे, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा? 10 की पावर माइनस 2, और 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 2. यार नहीं आया समझ में? एक जीरो यहां से चुरा, एक जीरो यहां से चुरा. अब जब चुरा लिया तो 10 की पावर 2 आ गया. अब यह माइनस 4 था, सॉल्व करेगा तो कितना आएगा? माइनस 2 आएगा. अब यहां देख, 3 से 3 काट, ये काट दे, तो आंसर आया 6 into 10 की पावर 11 माइनस 3. 9 तो 11 माइनस में से 14 तो करेगा माइनस 3 आएगा. तो यार यहां पर हमारे पास फोर्स आ गया 6 into 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन. डन मेरा बच्चा? आई होप सो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी. चल आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे पेज नंबर 42 से ही, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2 है मेरे बच्चे. एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.2 ही है, तो चल मेरे बच्चे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.2 कर लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.4 माइक्रोकूलम. मेरा बच्चा क्या है? हमारे पास Q1 गिवन है, कितना यार? 0.4 माइक्रोकूलम. मैं अपने बच्चे को बता दूं कि बेटू माइक्रोकूलम की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस 6 होती है. ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज अनदर स्फीयर ऑफ माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, यानी माइनस 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम. मेरे बच्चे Q2 की वैल्यू आ गई. वो अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो ऑलरेडी गिवन है, 0.2 न्यूटन ऑलरेडी गिवन है. तो इसका ए पार्ट क्या कहता है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस गिवन है और दोनों चार्जेस की वैल्यू गिवन है, तो हमसे पूछ रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस. मैं कहूंगा वीडियो को पॉज करो और एक बार सॉल्व करके देख लो. तो अब फटाफट चलो कैलकुलेशन करते हैं. K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर 0. अच्छा चलो एक काम कर, 0 काहे लिख रहे हो? आर स्क्वायर ऊपर बुला लो. K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अरे पांडे काहे पगला रहे हो? F नीचे ले आओ. चल मेरे भाई, आर स्क्वायर सुनो 9 इंटू 10 की पावर 9. देखो 0.4 0.8 माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड की बात होती है. 0.4 0.8
10 की पावर -6 -6 10 की पावर -12। देख लो यार, आराम आराम से कैलकुलेशन मेरे साथ करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। और फोर्स कितना गिवन है? 0.2 न्यूटन गिवन है। अब यार देख, वैसे तो मुझे पता है आप समझदार हो, पर प्लीज सीख लो, इससे डेसिमल से डेसिमल चला गया, डेसिमल का पंगा खत्म हो गया, ये यहां से ही कट गया, 2 टाइम्स आ गया। बट यार पता है कई बच्चों को ना, मेरे कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये डेसिमल वाला। अगर डेसिमल की प्रॉब्लम है यहां से हटा, यहां से नीचे 10 लिख लियो यार, कोई दिक्कत नहीं है यार। डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख लेना और फिर 10 की पावर्स में लेके चले जाना। अभी देखो मैंने क्या किया, 7.2 यार, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे 2 ऑलरेडी है, यहां 2 ऑलरेडी है। अब 10 की पावर्स देखो, 9 माइनस 12, आर स्क्वायर इक्वल टू 14.4, 14.4 इंटू 10 की पावर -3। मैं इस डेसिमल को ना इधर लेके जा रहा हूं क्योंकि ये 144 बन जाएगा, 144 बन जाएगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि 144 स्क्वायर होता है परफेक्ट 12 का, 144 और 10 की पावर -4 हो जाएगा। जब एक डेसिमल इधर नहीं आ रहा समझ में, उठा डेसिमल, नीचे एक 10 लेके जा, 10 जब ऊपर आएगा तो माइनस में आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यार। अब यहां पे देख, r अंडर रूट 144 इंटू में 10 की पावर -4, तो r कितना है देख, 12 इंटू 10 की पावर -2, यानी 10 की पावर -2 किसमें? मीटर में। यार इसे सेंटीमीटर में रखूं तो 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अरे -2 हटा दिया मेरे बच्चे, तो कितना आ गया? आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। तो आर आ गया मेरे बच्चे। अब यहां इसका बी पार्ट पूछता है मुझे, और बी पार्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। इसने बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, चलो हो गया, व्हाट इज द फोर्स ऑन द स्फीयर ऑफ द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो यार सेकंड वाले स्फीयर पे फर्स्ट वाले स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा? मैंने आपको बताया था न्यूटन का थर्ड लॉ ये फॉलो करते हैं, जितना फोर्स वो बॉडी उस पर लगाएगा उतना फोर्स ये बॉडी उस पर भी लगाएगा। यानी कितना लगाएगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। यानी उस पर जो फोर्स लगाएगा वो माइनस का 0.2 न्यूटन लगाएगा, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा उसके ऊपर। होप सो क्लियर है यहां तक? आई होप आपको एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो, ये तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्ज, ये 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, located at a corners of the square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? अभी करते, पहले मैं आपको बता दूं पेज नंबर 40 यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.6 है आपके सामने। अब यहां पर क्या है पता है? यहां पर आपको मिला कि हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है। अब जब मेरे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर में आपको बता दूं कि हमारे पास इस स्क्वायर में ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, और सबकी वैल्यू जो है, जो साइड्स की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, पर हर एक जगह पे चार्ज प्लेस्ड है। यहां पे जो चार्ज प्लेस है वो 2 माइक्रोकूलम का है, और अगला वाला -5 माइक्रोकूलम का है, फिर अगला वाला 2 माइक्रोकूलम का है, और फिर क्या है? -5 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस है। वो कहता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। चलिए भाई, 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यहां पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर दिया। इसका नाम मैंने ओ रख दिया। ध्यान से सुनना, हम यहां पर वेक्टर फॉर्मेट को समझने वाला है और वेक्टर फॉर्म के लॉ को समझेंगे। अब यहां पर क्या होगा आप खुद समझिएगा। देखिए, ये प्लस का चार्ज है और ये प्लस का चार्ज है, यानी फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। अरे यार रिपल होगा ना, इसको धक्का मारेगा ना, क्योंकि मुझ पे इस पे फोर्स निकालना है, तो मैं बोलूंगा यहां पर फोर्स लगा ओ के ऊपर, ए की वजह से उसकी डायरेक्शन होगी ऐसे। चल ठीक है। अब यहां देख, प्लस है और ये माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ,
मैं बोलूंगा फोर्स लगा ओ के ऊपर बी की वजह से, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये प्लस इसे धक्का देगा। मैं बोलूंगा फोर्स लगा ओ के ऊपर सी की वजह से। अब यहां देख, यहां पे फोर्स लगा, अट्रैक्शन होगा ना, प्लस माइनस, फोर्स लगा ओ के ऊपर डी की वजह से। मेरा बच्चा ये प्लस है ये माइनस है, अट्रैक्शन होगा, और मुझे यहां पे ही फोर्स निकालना है, मुझे यहीं पर टोटल फोर्स देखना है, तो मेरे को क्या पंगा, मैं इधर उधर क्यों जाऊंगा, मैंने यहां पे फोर्स देखने की कोशिश की। तो देख कैसे निकालूंगा। सबसे पहले हम सबको पता है कि जो AO का डिस्टेंस होगा वही OB होगा, वही हमारा OC होगा, और वही हमारा OD होगा। सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे। अब देख, डिस्टेंस सब 10 सेंटीमीटर का है, देखो ना, सब 10 सेंटीमीटर का है। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, तुम्हारे लिए कर दिया, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होगा। ये मेरे बच्चे 45 डिग्री है, मेरा बच्चा ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये आधा कितना हुआ, 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। मैंने इस पूरा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। जिसको इतना बेसिक्स आता हो वो छोड़ दे, मैं तो मान के चल रहा हूं कुछ भी नहीं आता तब पढ़ा रहा हूं। अब यहां देखो, ए है, बुरा मत मानना यार, मैं तो सारी डिटेल से बताऊंगा ताकि मेरा बच्चा मिस ना कर जाए, क्योंकि पेपर देख के तो वैसे ही बैंड बज रही है लोगों की। अब हमें तो OA का डिस्टेंस चाहिए, या OA मिल जाए या AO मिल जाए, जो भी है। अब यार यहां पे देखो, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो क्या यहां पे cos 45 लग जाएगा बेटू, ये बेस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अब बेस क्या है, 5, हाइपोटेनस क्या है, AO। अब देखो AO 5 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो AO की वैल्यू कितनी हो गई, AO की 5√2, AO की वैल्यू हो गई 5√2 सेंटीमीटर। यानी जितने भी डिस्टेंसेस आए वो 5√2 सेंटीमीटर आए, 5√2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ अब यहां देखोगे, ये तो सारा हमारा रफ वर्क था। अब यहां देखो, मुझे चाहिए फोर्स ऑन O ड्यू टू A। फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सुनो, 9 इंटू 10 की पावर 9, K Q1 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10 की पावर -6, 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 की पावर -6, और -6 माइनस का 12 हो गया। अब इतने तो प्रो हो गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं। और डिस्टेंस क्या है, 5√2 का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। पांडे सर -4 क्यों, भाई ये सेंटीमीटर में, मैंने इसे मीटर बनाया। अब क्वेश्चन सुन, 9 2 जा 18, 10 की पावर 9 - 12, और ये ऊपर आ जाएगा प्लस का 4। अब ये हो गया 25 इंटू में 2, 50 हो गया ना। तो सुनो, 18/50 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, बेटा 13 - 12 1, यानी हमारे पास आया 180/50, 5 3 जा 15, 3 5 6 यानी 3.6 न्यूटन। अब आप देखो, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा उतना फोर्स ये भी लगा रहा होगा, यानी मुझे दिख गया, हेंस फोर्स ऑन O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू C 3.6 न्यूटन ही आएगा। मेरा बच्चा एक सिंपल सी बात बताना, ये जितना फोर्स लगा रहा होगा ये उतना फोर्स ये भी लगा रहा होगा, यानी ये भी 3.6 न्यूटन होगा, ये भी 3 क्यों, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। आप लोग कह रहे हो कि सर कितना आराम से बता रहे हो। भाई साहब, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिसको आता है फटाफट वो स्किप करे और आगे बढ़ जाए। अब मैं निकालूंगा फोर्स OD के बीच में। तो सुनो, फोर्स OD के बीच में कैसे निकलेगा, उड़ी वाह, ये तो पेज कम पड़ गया। तो फोर्स OD के बीच में कैसे निकालूंगा, ये देखता हूं, शॉर्टकट में निकाल देता हूं। देखो, फोर्स OD के बीच में कैसे आएगा, फोर्स OD के बीच में देखना ध्यान से,
फोर्स ओडी के बीच में आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 5 इंटू 1, 10 की पावर वही 9 माइनस 9 -12 माइक्रो है ना, अपॉन डिस्टेंस कितना है वही आएगा हमारा 50 इंटू 10 की पावर -4। अगेन यार वही देखो एफ ऑन ओडी 45, 10 की पावर ये देखो 50, 10 की पावर फिर दोबारा 1 आ जाएगा, तो यानी 450, यानी इसका सीधा सा 9 न्यूटन आ गया। बेटा 9 न्यूटन आ गया ना। अब ये देखो ध्यान से सुनो, ये भी 9 न्यूटन और ये भी 9 न्यूटन। यार ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, एक इधर 9 न्यूटन है, एक इधर 9 न्यूटन है, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा 0। भाई सर इतना सा करने के लिए हमें इतना ड्रामा करना पड़ेगा? यस मेरे बच्चे, हमें शो करना पड़ेगा, जो नेट फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर बिल्कुल 0 आ जाएगा। होप सो क्लियर है। देखो यार मैं आराम आराम से इसलिए कर रहा हूं ना ताकि आप सबको चीजें पता चले। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1.3 का। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 1.3 ये इंटेक्स क्वेश्चन होने वाला है। क्या कहते हैं क्वेश्चन? कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मास बोथ हैव inverse square dependence of the distance between the charge and mass. Obviously, compare the strength of the force by determining the ratio of their magnitude. किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। पहले केस को समझो। केस कुछ इस प्रकार से है, बहुत इजीएस्ट वे में बताऊंगा यार, काहे परेशान हो रहे हो। मेरे पास दो चार्जेस है भैया, अगर हमारे पास दो चार्जेस है जिसका नाम है Q1 और एक इलेक्ट्रॉन है और एक Q2 और एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच की दूरी r है। भाई इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मास ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता भाई? एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन का भी मास होगा अपना, इलेक्ट्रॉन का भी मास होगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ साहब क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ कहते थे कि F जो होता है वो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। हमने कहा बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। तो भाई साहब चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो भी E माना जाता है, तो हमने कहा K E का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसकी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब यहां पर अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आते, ऑफ ग्रेविटेशन, अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर आता तो क्या देखता मैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में Fg, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में R स्क्वायर, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। मैंने कहा फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 2, एक को 2 से डिवाइड करता हूं। अब जब मैं एक को 2 से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से सुनो, F ऑफ E, F ऑफ G, यार R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रेशियो बचेगा के ई स्क्वायर अपॉन में G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। अब क्वेश्चन साहब क्या पूछते हैं? ये रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन साहब कहते हैं डिटरमाइन द रेशियो, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालिए। भाई मेरे एफ ई अपॉन एफ जी, के की वैल्यू क्या होते हैं? 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अच्छा जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। कहा गया 31।
भाई ये 31 है, 10 की पावर -31। अब यहां देख मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -27। जब भाई मेरे सॉल्व करेगा मेरा बच्चा तो क्या पाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 39। इस रेशियो के अकॉर्डिंग लगभग लगभग मिलेगा, चेक कर लेना यार। एफ ई अपॉन में एफ जी 2.4 इंटू 10 की पावर 39, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मान लो, ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मान लो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराउंड 10 की पावर 39, 10 की पावर 38 39 टाइम्स होता है। इतनी बड़ी वैल्यू है मेरे भाई, इतनी बड़ी वैल्यू है। चेक कर लेंगे आंसर, एक बार देख लेता हूं मैं क्या वैल्यू है। 2.4 इंटू 10 की पावर 39 ही है। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है सेकेंड पार्ट, अगर ये काम दो प्रोटॉन्स के बीच में हो रहा होता, दो प्रोटॉन्स के बीच में होता तो क्या होता। तो देखो मैंने कहा फोर्स एफ ई अपॉन में एफ जी, के ई स्क्वायर, चार्ज तो सेम रहेगा। अब ये जी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता। अब यहां पे क्या होता 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -30 एंड -19 का होल स्क्वायर अपॉन में 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -27 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं भाई, यहां पे भी सही लिया था मैंने, यही लिया था। अब ये देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10 की पावर 36 के अराउंड, यानी 1.3 इंटू 10 की पावर 36। ओके तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर मायने में बड़ा है। चलो इसकी वैल्यू चेक कर ले, इसको भी देख लेते हैं भाई। इसकी वैल्यू यस 1.3 इंटू 10 की पावर 36 आ रहा है। चलिए अब हमसे कुछ और पूछ रहा है। ये क्वेश्चन ने पूछा हमसे एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। मतलब यार यहां पे देखना ध्यान से, क्या कहता है कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन साहब है और एक प्रोटॉन साहब है, दोनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10 मीटर इस दूरी पर है। अभी दोनों के दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। वो भी क्या करना है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो भाई निकाल देते हैं। ये देखो पहले हम फोर्स निकाल लें दोनों के बीच में। फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब ये देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर। भाई दोनों के चार्जेस तो सेम होंगे। आर की वैल्यू कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। जब यार इसको सॉल्व करोगे आप कैसे, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 10 की पावर 9 -19 दो बार हो गया यार, और ये ऊपर गया तो प्लस का 20, 10 और 10 20। अब यहां पे देखोगे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 यानी 2.56, 10 की पावर 29 -38, 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन आया। अब सॉल्व कर लेंगे, यानी एफ आ गया। अभी पता है यार हमें एफ इक्वल टू एम ए होता है। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं तो फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स आ चुका है 9 इंटू 2.56 इंटू
10 की पावर माइनस का 9, ये देखो माइनस का 9, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। यार लगभग लगभग ये सेम ही है, काट दे से, लगभग लगभग 9 ही है यार दोनों। तो आंसर है 2.56 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 31। तो 2.56 इंटू 10 की पावर प्लस का 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम एज इट इज एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करना और मुझे आंसर बताना। मैं इसकी वैल्यू को चेक कर लेता हूं। टू 2.5 इंटू 10 की पावर 22। यस, अब आप मुझे बताओगे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जिसकी वैल्यू आएगी 1.4 इंटू 10 की पावर 19। डन, इसकी वैल्यू बताओगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1.5। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1.5। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द चार्ज Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q, यानी इसकी भी वैल्यू Q है, इसकी भी वैल्यू Q है और इसकी भी वैल्यू Q है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल L पर है। सेंट्रॉइड पर एक चार्ज है कैपिटल Q, उसका भी साइन प्लस में ही है। इसने कहा कि हमें बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q। कैपिटल Q पे क्या फोर्स होगा। अब आपको नामकरण कर दे, इसको हमने O पॉइंट मान लिया, तो अब यहां पर ये A है, ये B है और ये C है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको एक बात बता दूं कि डिस्टेंस ऑफ AO, डिस्टेंस ऑफ BO, डिस्टेंस ऑफ CO, ये सब का सब बराबर होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने R मान लिया। अगर आपको कैलकुलेट में देखो, ऐसा शॉर्टकट तरीका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 30 डिग्री होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने का मन कर रहा है 30 डिग्री, ये वाली साइड निकालनी है, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम O है, और ये देखिए ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, L/2 होगा। हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी cos 30 निकाल लीजिए। cos 30 क्या होगा, बेस L/2, हाइपोटेनस क्या होगा, हमें पता है BO होगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, यानी L/2 इंटू में BO, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। BO चाहिए तो आप देख लीजिए L/√3 आ गया, यानी सबकी वैल्यू कितनी है, L/√3, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। बट सारी बातें छोड़िए, अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये भी प्लस ये भी प्लस, क्या फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू B इस तरफ जाएगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू A इस साइड आएगा, रिपल्शन। फोर्स ऑन O ड्यू टू C इस तरफ होगा। ये 3 फोर्सेस है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। आप इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिएगा, आप इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिएगा। जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो यार देखो ना, F चाहे OA की बात कर लो, फोर्स ऑन O, चाहे OB की बात कर लो, चाहे OC की बात कर लो, यार सारे के सारे मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, और मैं उस मैग्नीट्यूड को F मान लेता हूं। सारे के सारे मैग्नीट्यूड सेम आने वाले, तो मैंने उसे F मान लिया, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, K, Q, कैपिटल Q, और डिस्टेंस आप लोग R मान लो यार, R², वैसे L/√3 है, R² मान लो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। अब बेटा ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझना कि क्या हुआ, एक फोर्स आप देख रहे हैं इधर लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है। आप सबको पता है कि इन दोनों के बीच, सबके बीच में एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब यार एक ऑप्शन है कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालो, यहां पर वो F आएगा,
और ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। एक ये तरीका है, एक ज्योमेट्रिकल तरीका है। अब आप यही वाला तरीका निकालना, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट बीच में आएगा और ये वाला लाइन एक दूसरे को अपोजिट करेगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इक्वल एंड अपोजिट है, तो जो नेट फोर्स निकालोगे वो क्या आएगा, 0 आएगा। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1.4, ये भी एक इंटेक्स का क्वेश्चन है। तो चलो यार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। A charged metallic sphere A is subtended by a nylon thread. Nylon thread से subtended है. Another charged metallic sphere B is held by an insulating handle is brought to close A. अरे यार सीधी सीधी बात करते हैं। ये भाई एक बॉडी A है और इसके ऊपर कुछ चार्जेस है, कुछ प्लस के चार्जेस है और ये बॉडी A है, और ये भाई बॉडी B है, ये भी इंसुलेटेड से कनेक्टेड है, इस पर भी कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं और ये B है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। ना दिख रहा हो तो मैं बता दूं आपको, 10 सेंटीमीटर है। अब क्या होता है, एक अनचार्ज बॉडी C और D दोनों से लाके चिपका दी जाती है। अब जब A से C को चिपकाया गया तो ऑब्वियसली इस पे भी चार्ज आधा डिवाइड हो जाएगा। अगर इस पे चार्ज Q था और इस पे भी चार्ज Q था तो ये भी Q/2 हो गया और ये भी Q/2 हो गया। इस पे भी चिपकाया गया तो ये भी Q/2 हो गया और ये भी Q/2 हो गया। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले 10 सेंटीमीटर था, अब क्या कर दिया हम लोगों ने, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी हमने 5 कर दिया डिस्टेंस को, यानी r/2 कर दिया। पहले वाला डिस्टेंस अगर r था तो हमने r/2 कर दिया। अब ये क्वेश्चन कहता है कि भाई फोर्स क्या रहा होगा। मेरे बच्चे आप एक बात सोचो, सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले हम केस ए की बात कर लेते हैं। केस ए में जब हमने फोर्स निकाला तो फॉर्मूला हुआ Q/r²। मैंने इस वाले चार्ज को Q माना, इस वाले चार्ज को Q माना, इसके बीच की दूरी को r माना, तो फोर्स बना क्या, K/Q² और इसको मैंने F1 नाम दे दिया, फोर्स नंबर 1। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब भी मैंने केस बी की बात करो। केस बी, जब हमने उसे दो अनचार्ज बॉडी से टच किया और उसके बाद उसको सेपरेट कर दिया, तो सेपरेट करने के बीच में इन दोनों के बीच में फोर्स पे क्या फर्क पड़ा होगा, तो आप देखिए मैंने इसका नाम F2 दे दिया। यहां क्या हुआ, K चार्ज आधा हो गया और डिस्टेंस भी आधा हो गया, यानी K F2 इक्वल टू K Q²/4 अपॉन r²/4। 4 से 4 कट गया, अगेन हमारे पास फॉर्मूला वैल्यू आई KQ²/r², और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, F2 की वैल्यू। आप चेक करोगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 F1 की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू F2 की भी है, और ये दोनों सेम है, F1 बराबर F2 है। तो ये है मेरा बच्चा एनसीईआरटी का एक इंडेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.4, इजीली समझ में आएगा। चलो बेटा, कूलम्ब्स लॉ का ये लास्ट न्यूमेरिकल है। जितने भी एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कंप्लीट करा दिए। अब देखो, कंसीडर द चार्ज Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन अ फिगर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। अब यहां पे देखो, यहां पर ना ये यहां पर Q और Q चार्ज प्लेस्ड है, और इसको नाम मैंने दे दिया 1 दे दो नाम, इसका नाम Q2 दे दिया मैंने, और इसका नाम मैंने Q3 दे दिया। अब यहां पर क्या होता है कि हर एक दूसरे के ऊपर फोर्स निकाला है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड मैंने L और L मान ली। अब यहां पे ध्यान से सुनो, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। गौर फरमाना मेरा बेटू, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों प्लस के हैं। अब मैं कहूंगा फोर्स लगा 1 के ऊपर 2 की वजह से, वो इधर होगा। इधर देखो, दोनों प्लस माइनस है, फोर्स लगा 1 के ऊपर 3 की वजह से, वो इधर होगा। सेम यहां पर मैंने क्या किया, देखा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और मैंने देखा
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। मैं आपको एक बात बता दूं, क्यू 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 और डिस्टेंस भी सेम है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चाहे फोर्स 1-2 निकाल लो, चाहे फोर्स 1-3 निकाल लो, चाहे फोर्स 2-3 निकाल लो, चाहे फोर्स 3-1 निकाल लो, कोई भी फोर्स निकालो यार, फोर्स 2-3 3-1 जो भी निकालना है वो सब F के बराबर ही आएंगे। सारे फोर्स बराबर आएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स सब सेम आएंगे। यानी इसकी भी वैल्यू F है, इसकी भी वैल्यू F है, और ये दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो नो डाउट इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, इसका रिजल्टेंट इधर F होगा। तो अब रिजल्टेंट F होगा तो आप समझने की कोशिश करेगा कि क्या होगा, समझने की कोशिश करना, F होगा। तो अब यहां पे देखो, हेयर F1 नाम दे रहा हूं, अंडर रूट F स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, ये भी F ये भी F, cos 120 डिग्री। मेरा बच्चा F1 A का स्क्वायर B का स्क्वायर A B का स्क्वायर 2AB AB F और cos 120 डिग्री 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री -1/2 होता है, कट गया। 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर F1 इक्वल टू F स्क्वायर, F आ गया, यानी F1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, F के बराबर आ रही है। अब F कितना है यार, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, F के बराबर आ रही है। अब आप यहां पर F2 देखोगे तो इसमें भी एंगल कितना बन रहा है, F, उसमें भी तो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है यार, तो F2 की वैल्यू भी F के बराबर ही आएगी। यहां पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और जब 60 डिग्री बन रहा है तो यहां पे cos 60 डिग्री रखोगे, cos 60 रखोगे तो भाई cos 60 1/2 होता है। तो यानी जब आप इसे सॉल्व करोगे तो F3 जो आएगा वो √3 ऑफ F आएगा। ये होमवर्क ले लो, ये तो कर लेना यार, एक बार करके देख लेना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस खत्म हुए और कूलाम सॉकेट पर पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। होप सो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।